वर्ष 2142 है। अंतरिक्ष में कहीं एक व्यान युटानी ड्रोन अंतरिक्ष यान यूएसएस नोस्ट्रोमो के बहते मलबे को रोकता है। बाद में विशेषज्ञों द्वारा जांच शुरू होती है। वे वस्तु को खोलते हैं और अंदर एक प्रयोगशाला पाते हैं जिसमें भ्रूण की स्थिति में मुड़ा हुआ एक जेनोमॉर्फ रहता है। इस बीच जैक्सन स्टार कॉलोनी में रेन कैरन नामक एक युवती अलार्म की आवाज़ से जागती है जो उसे नाश्ते के दौरान खदानों में काम करने के लिए बुलाती है। उसका दत्तक भाई एंडी उसे खुश करने की कोशिश में उसके साथ शामिल होता है। वह ईजीए के लिए उड़ान के लिए टिकट खरीदने के लिए पैसे कमाने की उम्मीद करता है, लेकिन रेन उसे कॉलोनी कार्यालय में जाने के लिए इंतजार करने के लिए कहता है। रेन ने अपना कार्य कोटा पूरा कर लिया है और उम्मीद है कि वह आखिरकार जा सकती है, खासकर जब से उसके माता पिता चले गए हैं और अब उसे कॉलोनी से कोई नहीं जोड़ता है। हालांकि नियमों के खिलाफ कार्यालय कर्मचारी ने उसके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया और उसे बताया कि कोटा बढ़ा दिया गया है। उसी समय रेन ने युवा ठगों के एक गिरोह को अपने भाई को पीटते हुए देखा। वह उसे बचाने के लिए दौड़ी और पाया कि एंडी एक कृत्रिम मानव है। रेन ने उसे रीसेट कर दिया और उसे होश आ गया। तभी उसका पूर्व प्रेमी टाइलर उसे एक लाभदायक सौदे पर चर्चा करने के लिए बुलाता है। लड़की को किसी तरह की योजना का डर होता है, इसलिए वह शहर के बाहरी इलाके में जाती है जहां अंतरिक्ष टग कोडलोन पास में पार्क किया गया है। टाइलर के चचेरे भाई बर्न और उसकी प्रेमिका नवारो टग पर काम कर रहे हैं। रेन और एंडी जहाज पर चढ़ते हैं जहां उन्हें टाइलर की बहन के द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। रेन को बताया जाता है कि कल उन्होंने गलती से ग्रह की परिक्रमा कर रहे एक परित्यक्त अंतरिक्ष यान की खोज की। उन्होंने पहले ही अपने आवश्यक कोटा पूरा कर लिया है, लेकिन ग्रह का प्रशासन उन्हें जाने नहीं देगा। इसलिए समूह ने टग को डायरेक्ट जहाज पर ले जाने का फैसला किया ताकि क्रायो चैम्बर मिल सके जो उन्हें आईजीए में भागने में मदद कर सकते हैं। एक बेहतर रहने की स्थिति वाला ग्रह उन्होंने रेन को आमंत्रित किया क्योंकि उसके पास एंडी है और केवल उसके जैसा एक सिंथेटिक मानव ही जहाज के कंप्यूटर सिस्टम के साथ बातचीत कर सकता है। टाइलर रेन को याद दिलाता है कि अगर वह मना करती है तो वह अपना बाकी जीवन कॉलोनी में फंसी हुई बिताएगी। रेन सहमत है। समूह किसी कारण से परित्यक्त अंतरिक्ष यान के लिए खनन परिवहन पर उड़ता है। ब्योर्न एंडी का मजाक उड़ाता रहता है जो रेन को सिंथेटिक पसंद नहीं है। एंडी दोस्ताना रहता है और अनदेखा करता है। ब्योर्न का मजाक उड़ाने वाला टग ग्रह के ऊपर उठता है और रेन पहली बार सूर्य को देखता है। जल्द ही वे अंतरिक्ष से दूर वस्तु तक पहुंचते हैं और महसूस करते हैं कि यह कक्षा में अटका हुआ एक निष्क्रिय चौकी है। हालांकि उन्हें यह भी पता चलता है कि स्टेशन ग्रह के छल्लों की ओर तेजी से गिर रहा है और 36 घंटों में यह उनसे टकरा जाएगा। रेन जहाज पर चढ़ने से पहले एंडी से पुनर्विचार करने के लिए कहती है, लेकिन एंडी के पास केवल एक निर्देश है जो रेन के पिता द्वारा लिखा गया है। उसके लिए सब कुछ करें। टग स्टेशन के साथ डॉक करता है और एंडी सिग्नल आसानी से एयरलॉक खुलता है। टाइलर, ब्योर्न और एंडी स्कैनर निर्देशों का पालन करते हुए स्टेशन पर चढ़ते हैं। कैप्सूल के लिए सिस्टम खराब है, गुरुत्वाकर्षण अस्थिर है, लेकिन जहाज का मदरबोर्ड चालू होता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति को सक्रिय करता है। अंत में टाइलर कैप्सूल तक पहुंचता है और पाता है कि जब वे बरकरार हैं तो ईजीए की उड़ान के लिए पर्याप्त क्रायोफ्यूल नहीं है। समूह को जहाज पर एक और क्रायो चैम्बर मिलता है जिसके आकार को देखते हुए उसमें पर्याप्त ईंधन होना चाहिए। वे उसकी ओर बढ़ते हैं। इस बीच रेन ब्योर्न की एंडी के प्रति शत्रुता से हैरान हो जाती है और जानती है कि खदान में दुर्घटना के दौरान सिंथेटिक ने ब्योर्न की घायल मां को पीछे छोड़ दिया। तब से वह एंड्रॉइड से नफरत करता है। इस बीच नवरो कैप्सूल की जांच करने जाता है और रेन को कबूल करता है कि वह पीआर गर्भवती है। स्टेशन सिस्टम समूह को सूचित करता है कि स्टेशन 2 खंडों में विभाजित है। रामला और रेमिस ब्योर्न फिर एंडी को सच्चाई बताता है। उसे केवल प्रारंभिक चरण के दौरान ही जरूरत है, जिसके बाद वे उसे मरने के लिए छोड़ देंगे। रेन ये सुनती है और रोने लगती है क्योंकि उसके पास अपने भाई को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं थी। समूह स्टेशन का पता लगाना जारी रखता है। आश्चर्यचकित है कि यह सेवा मुक्त नहीं दिखता है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे इसे बस छोड़ दिया गया था। ब्योर्न को एक इलेक्ट्रिक व्हिप मिलता है और वह एंडी को फिर से चढ़ाता है, लेकिन सिंथेटिक उसे फर्श में एक बड़े छेद में गिरने से बचाता है। वहाँ वे जहाज के आधे शरीर को देखते हैं। सिंथेटिक समूह को एक बड़ा अभी भी काम कर रहे क्रायो चैम्बर मिलता है और उसमें से ईंधन निकालना शुरू कर देता है, लेकिन वे गलती से किसी कारण से स्वचालित लॉकडाउन सक्रिय कर देते हैं। लॉकडाउन एंडी के आदेशों का जवाब नहीं देता है। ये सुझाव देता है कि कमरा किसी तरह खतरनाक है। इस बीच रेन और नवरो जहाज पर चढ़ जाते हैं। पुरुषों को बचाने के लिए जहाज रेन एक क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड से एक चिप निकालता है और इसे एंडी के मस्तिष्क में प्लग करने की योजना बनाता है। उम्मीद करता है कि यह उसे स्टेशन पर पूर्ण नियंत्रण देगा, जबकि रेन काम करता है। नवारो जहाज की तकनीकी विशेषताओं की प्रशंसा करता है। अचानक सिंथेटिक रेन का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन नवारो उसे भागने में मदद करता है। वे समूह का पता लगाते हैं और चिप को टाइलर को दे देता है, जो इसे एंडी में इंस्टॉल करता है। रिबूट के दौरान सिंथेटिक फ्रीज हो जाता है। एंडी जहाज के अंदर बैठे अजीब जीवों की एक झलक देखता है। इस बीच ब्योर्न को पास के एक आधे बांट वाले कक्ष में अजीब जैव गोले मिलते हैं। हालांकि इससे पहले कि वह यह पता लगा सके कि वे क्या हैं, पानी में अदृश्य जीवों द्वारा उस पर हमला किया जाता है। टाइलर ब्योर्न की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन एक फेस हगर द्वारा हमला किया जाता है। एंडी समय पर रिबूट करता है और ब्योर्न को बचाता है। समूह भागता है, लेकिन फेस हगर आसानी से दरवाजे तोड़ देता है और एक जीव अचानक नवारो के चेहरे से चिपक जाता है। एंडी जीव की क्रियाओं की वैज्ञानिक प्रकृति को समझाना शुरू करता है, जिससे सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रेन को पता चलता है कि यह चिप की वजह से है, लेकिन एंडी अचानक उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। चिप एंडी को स्टेशन तक पूरी पहुंच नहीं देता है। ये उसकी प्रोग्रामिंग में बग को ठीक करता है, लेकिन नवारो को बचाने के लिए रेन की सेवा करने के उसके मिशन को भी रद्द कर देता है। एंडी क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड रूप को सक्रिय करता है। स्टेशन का एक वैज्ञानिक रूप समूह को बताता है कि स्टेशन के चालक दल को इन जीवों द्वारा मार दिया गया था और नवारो को बचाया नहीं जा सकता। परजीवी ने उसके अंदर एक बीज बोया है जो जल्दी से उसके डीएनए के साथ मिल जाएगा, जिससे जेनोमॉर्फ विकसित हो सकेगा। रूक उन्हें प्रयोगशाला में संरक्षित नमूना दिखाता है और समझाता है कि मनुष्यों ने पहली बार इस प्रजाति को 20 साल पहले देखा था। केवल एक महिला जीवित बची थी जो जीव को एयरलॉक में फेंकने में कामयाब रही। जब कंपनी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी खोज शुरू कर दी। उन्होंने पाया कि जीव को लगा कि अंतरिक्ष ने उसे मार दिया है, लेकिन यह पता चला कि जीव केवल सो रहा था। बारिश ने उसे जमने का सुझाव दिया। परजीवी की पूंछ क्रायोफ्यूल को छूती है और
और जब ये काम करता है तो नवारो को होश आ जाता है। रूक एंडी को चेतावनी देता है कि फेस हगर ने संभवतः अपना मिशन पूरा कर लिया है और इसके बावजूद नवारो को टक पर वापस न जाने की सलाह देता है। ब्योर्न नवारो को कॉर्बलन पर ले जाता है और एंडी टाइलर और बारिश को पीछे छोड़ देता है। वे टक को अलग कर देते हैं और कि अचानक क्या हो रहा है इस बारे में भ्रमित हो जाती है। नवारो को अस्वस्थ महसूस होने लगता है कि मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन नवारो की छाती से एक जनमोट फट जाता है और उसे मार देता है। कोर्डलिन रोमुलस हैंगर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिससे स्टेशन की कक्षा में गड़बड़ी होती है। इसे एक अपरिहार्य टकराव के रास्ते पर ले जाता है। जैक्सन के ग्रहीय छलनों की बारिश के साथ एंडी और टाइलर अपने दोस्तों को बचाने के लिए हैंगर की ओर भागे और टक पर भागने का प्रयास किया। इस बीच रूक कमांड सेंटर की ओर जाता है और जहाज़ के मदरबोर्ड से संपर्क करता है। जैसे ही टाइलर और रेन स्टेशन से गुजरते हैं, वे जहाज़ के गलियारों में झुंड में और अधिक जीवों का सामना करते हैं। एंडी को पता चलता है कि फेस हगर्स देख नहीं सकते हैं, लेकिन वे जीवों के पास से बिना देखे गुजरने के लिए मानव शरीर की गर्मी का पता लगा सकते हैं। उन्हें हवा का तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना चाहिए और बहुत शांत रहना चाहिए। ये जोड़ी इस योजना का पालन करती है और धीरे धीरे हैंगर की ओर बढ़ती है। इस बीच के कॉर्ड से बच निकलती है और एक क्वार्टर में बंद से टकरा जाती है। वे एक साथ कॉर्डलोन से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्ग जेनोमोर्फ कोकून से भरा हुआ है, जो दर्शाता है कि जीव अपने वयस्क रूपों में कायापलट से गुजर रहे हैं। ब्योर्न एक इलेक्ट्रिक व्हिप के साथ कोकून में से एक को नष्ट करने की कोशिश करता है और पहले तो यह काम करता हुआ प्रतीत होता है कि उसे दूर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ब्योर्न उस जीव के खून से मोहित हो जाता है जो धातु की बाधाओं को आसानी से जला देता है। अचानक से जेनोमॉर्फ उस पर तेजाब छिड़क देता है और ब्योर्न की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसका शरीर संक्षारक रक्त से विघटित हो जाता है कि दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन उसे खोल नहीं पाती है। टाइलर और रेन उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर फेस हगर्स द्वारा हमला कर दिया जाता है। वे भाग जाते हैं और एंडी उनके पीछे के दरवाजे को पूरी तरह से सील कर देता है, जिससे टाइलर की विनती के बावजूद के भागने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। एंडी हैंगर का दरवाजा खोलने से इनकार कर देता है, जहाँ के फंसी हुई है। समूह असहाय होकर देखता है, क्योंकि जेनोमॉर्फ के पर हमला करता है।